नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास होंगे मेरी तरह। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी की जो एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई और आज है बिलियन डॉलर कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में हम सारी बारीकियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, एक कहानी के रूप में इसको सोचेंगे, समझेंगे। बिकॉज जितनी अच्छी कंपनी होगी उतनी उसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग होती है। और वो कहानी के माध्यम से हम अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपने जो भी कुछ अपना विजन है, गोल है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जोमेटो कंपनी के बारे में, जिसका एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आपने कभी ना कभी फूड डिलीवर कराया होगा या दोस्तों के लिए किया होगा, ऑर्डर घर के लिए किया होगा। तो इस कंपनी के बारे में आज हम जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके से कंपनी स्थापित हुई, किस तरीके से फाउंडर के माइंड में आइडिया आया और किस तरीके से उस आइडिया ने एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में जन्म लिया। और क्या क्या इसके फीचर्स थे, किस तरीके से कंपनी जो बूट स्ट्रैप से लेके आज एक बिलियन डॉलर कंपनी बन गई है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और ये वीडियो दो भागों में आएगा। आज हम वीडियो का पहले भाग में हैं, उसके बाद में दूसरे भाग में जाएंगे और उस पार्ट में वो इसका पूरी कंपनी का एक कंक्लूजन भी होगा और एंडिंग भी होगा। इसमें इसमें हम कंपनी की ग्रोथ के बारे में जानेंगे, किस तरीके से कंपनी जन्म लिया इसने और किस तरीके से कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में पहुंची और क्या आज इसका जो है वैल्यूएशन है, क्या इसका आज इसकी जो वैल्यू है कंपनी की। तो इसको समय को थोड़ा बर्बाद ना करते हुए, एक्चुअली आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समय लेके ही वीडियो को देखते हैं, क्योंकि वीडियो को देखने का मतलब भी तभी है और तभी उससे हम कुछ सीख सकते हैं जब हमारा माइंड भी थोड़ा पीसफुल हो और टाइम में हो, जिसमें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मेरे को ये काम करना ही होगा। आपको तसल्ली से कहीं एकांत में बैठ के ऐसी वीडियो को देखिएगा जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपके ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें आइडिया मिलते हैं, कहीं ना कहीं से हमें वो सारी चीज़ें लर्निंग लेनी पड़ती हैं, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक आपकी एक अच्छी अर्निंग भी नहीं होगी। लर्निंग इज मस्ट बी कंपल्सरी फॉर योर ग्रोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे हर बार की तरह एक बार फिर से उम्मीद और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी से कोई फोर्स नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और अगर आप हमारे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए कि क्या इसमें वीडियो में आपको अच्छाई लगी, क्या इसमें कमियां थी, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आज की इस स्टडी में आगे। पहले भाग में हम जानेंगे कंपनी के कुछ हाइलाइट्स के बारे में कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी क्या हाइलाइट्स हैं, कंपनी के फाउंडर के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे किस तरीके से आइडिया फाउंडर के माइंड में आया, क्या इसका बूट स्ट्रैप था, क्या मार्केट की प्रॉब्लम इन्होंने ऑब्जर्व की और उसको अपॉर्चुनिटी को देखा, इनिशियल फंडिंग कहाँ से उठाई और किस तरीके से उस फंडिंग का यूटिलाइज किया। उसके बाद में हम इसका जो है कुछ नामकरण भी हुआ था, एक्चुअली क्या पहले से ही जोमेटो था या इसका नाम बाद में जोमेटो पड़ा। उसके बाद में हम इसके एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे, कंपनी किस किस कंट्री में किस तरीके से पहुंची। बाद में हम इसको जो एक्विजिशंस हैं, क्या क्या कंपनी ने मर्जर्स किए, उसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे हम इसके प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में और रिव्यू एंड रिवार्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी रेटिंग, इनोवेशंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो होगा, उस पार्ट 2 के वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो
सबसे पहले हम शुरू करते हैं आप कंपनी के बिजनेस मॉडल से, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं कि एक्चुअली कंपनी क्या करती है। तो आपको पता है कि जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है, जो जनरली क्या करती है कि किसी भी रेस्टोरेंट से आपने जो भी ऑर्डर किया उसको, फूड आइटम को उठाती है और आपके घर तक पहुंचवा देती है। इतना सा ही इसका काम है, यानी एक डिलीवरी का काम है। इसका कोई भी अपना रेस्टोरेंट नहीं है, कोई भी अपना होटल नहीं है, कोई भी कोई डार्क जो स्टोर्स होते हैं वो भी नहीं है। अभी केवल और केवल ये क्या करते हैं, कहीं से भी जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं वहाँ से उस आइटम को पिकअप करते हैं और आपके तक पहुँचाते हैं। फिर भी इस कंपनी का जो है वैल्यूएशन आज इतना, तो कंपनी D2C में काम करती है। D2C क्या होता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब जो भी कंज्यूमर है उसके पास में हम डायरेक्ट किसी आइटम को पहुंचाते हैं, तो उसको D2C कहते हैं। ऐसे ही होता है एक B2B, B2C। ये सारी चीज़ें बिजनेस के कुछ टाइप हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनका जो बिजनेस मॉडल से कुछ अर्निंग करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले इन्होंने एडवर्टाइजिंग से अर्निंग अपना स्टार्ट किया, जो भी रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता था। अब इसका जो रेवेन्यू है वो आता है कमीशन से। और कुछ हाइलाइट्स के बारे में भी जानेंगे कि हाइलाइट्स क्या क्या हैं। कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, यानी कि ये कंपनी हुई वो थी 2008 में। उसके बाद में अब आज की डेट में कंपनी 24 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। मार्केट लीडर है 18 कंट्रीज़ में, 18 कंट्री में कंपनी अपना अच्छा वर्चस्व रखती है। इसके बाद में जो है 15 लाख रेस्टोरेंट लिस्टेड है, मतलब 15 लाख रेस्टोरेंट को ये अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ चुकी है। 12,000 सिटियों में प्रेजेंस है कंपनी की। 12,000 सिटी आप समझ सकते हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड की 12,000 सिटी जो टीयर 1 और टीयर 2 में आती है, उनमें ये कंपनी जो है अपनी प्रेजेंस रखती है। 121 मिलियन कस्टमर बेस है कंपनी का, तो लगभग 17-17.5 करोड़ जो है कस्टमर बेस है। मार्केट वैल्यूएशन ये 2022 के अकॉर्डिंग 1,08,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है। हम अब जानेंगे इनके फाउंडर के बारे में कि फाउंडर कौन थे। तो आपको सबको हो सकता है नाम भी पता हो, मिस्टर दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा इसके दो फाउंडर हैं, और IITians हैं दोनों। दिल्ली IIT से इन्होंने अपनी कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट की हुई है। ये कोई बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं। उनकी जो मिस्टर दीपेंद्र के जो पेरेंट्स थे वो एक साधारण टीचर थे, और इसी तरीके से मिस्टर चड्ढा भी ये भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कोई बिजनेस स्थापित करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या फिर वो फैमिली बैकग्राउंड में कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हों, या आप क्या उस तरीके का माहौल नहीं देखा हो। यानी कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी बहुत अच्छी कंपनी बना सकता है, बशर्ते उसके पास में होना चाहिए लगन, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो सारी स्ट्रेटेजी दिनों रात एक कर सके। स्टार्टिंग में जब ये IIT से पास आउट होके आए, तो उसमें उस समय इन्होंने जो कंसल्टेंट का काम किया था ब्रांड कंपनी में। दोनों ही बंदे जो एक ही कंपनी में काम किया करते थे, दोनों ही कलीग थे। कंसल्टिंग जो बिजनेसेस होते हैं उनको कंसल्टिंग प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ से ही कंपनी के जो है इसका आइडिया का जन्म हुआ। तो आज की डेट में, यानी कि वो उस समय में 2008 में जब कंपनी स्टार्ट हुई, तब एक नॉर्मल एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे, लेकिन आज इनकी जो नेटवर्थ है वो है 4,800 करोड़, लगभग 650 मिलियन डॉलर। तो देख सकते हो वो बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, बशर्ते उसका जो है वे है ना वो राइट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों ही फाउंडरों ने अपना काम
कंपनी में रहते हुए शुरू कैसे किया, क्या आइडिया आया था, इसके बारे में हम अब जानेंगे कि जब ये 2008 में ब्रेन कंपनी में काम कर रहे थे, तो उस कंपनी में क्या था कि जब लंच टाइम होता था तो काफ़ी से किया जाए तो कंपनी ने क्या किया था कि कुछ नियर बाई जो रेस्टोरेंट्स थे उसके मेनू कार्ड्स लेके और अपने मैस में रखवा दिए। और वहाँ पे भी ये किल्लत होती थी कि किस तरीके कौन सा मेनू कार्ड किसके हाथ में है, वो उससे कब फ्री होगा तब दूसरे के हाथ में जाए। तो ये सारी थोड़ी सी जो है वहाँ पे ये गैप इन्होंने देखा कि यार एक हम जिस कंपनी में काम करते हैं इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ये अपने वर्ल्ड में या फिर इंडिया में भी इतनी जो बड़ी प्रॉब्लम है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो इन्होंने एक सिंपल सा एक फंडा अपनाया। इन्होंने क्या किया कि जो भी मेनू कार्ड्स थे, जो मैस में मेनू कार्ड्स रखे थे, उन मेनू कार्ड्स को स्कैन किया और एक वेबसाइट डिज़ाइन किया। बिकॉज ये पहले से ही कंप्यूटिंग और इंजीनियर्स थे तो इनको कोडिंग वगैरह सारी चीज़ आती, तो वेबसाइट डिज़ाइन किया बेसिक सा और उस पर वो मेनू कार्ड अपलोड कर दिए। तो अपलोड कर दिए तो उस पर हुआ क्या कि एक लिंक बनाया, लिंक लेके लोगों को शेयर कर दिया। तो जो भी एम्प्लॉय थे वो उस वेबसाइट पे जाते और जो मेनू कार्ड मैच में से उठाना पड़ता था वो अब उनके मोबाइल फ़ोन या फिर डेस्कटॉप से वो एक्सेस कर सकते थे और उस तरीके से वो अपना मनचाहा जो भी फूड था वो ऑर्डर कर सकते थे। उसमें था क्या कि जो भी मेनू होते हैं, क्या क्या आइटम है रेस्टोरेंट में, होटल में, और उसका एक फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन किया जाता था। तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं थी कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से। तो इन्होंने वेबसाइट का जो बेसिक बीटा वर्जन लॉन्च किया था अपना, बीटा भी नहीं कहेंगे उसको तो, कि एक सिंपल सा वेबसाइट था और उसका उन्होंने जो नाम रखा था वो डोमेन का नाम था foodway.com, foodyway.com। तो इस तरीके का नाम रख के और उस पर जो है जो मेनू कार्ड्स थे वो अपलोड कर दिए। धीरे धीरे लोगों को भी वो अच्छा लगा कि भाई यहाँ से हम इसको आइडिया इसको क्या है ना, जो भी फूड आइटम है उसको अपन उसको बाइक वो कर सकते हैं, यानी कि मंगवा सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने ये चीज़ यहीं पर नहीं ड्रॉप की। उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना हम थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि जॉब तो चल ही रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि हमारा जॉब छूट रहा है। तो ये पार्ट टाइम के रूप में, पार्ट टाइम जॉब के रूप, पार्ट टाइम थोड़ा अपना कुछ किया जाए, एक वो कहते हैं ना मजाक मजाक में कुछ बनाया जाए। तो वही इन्होंने किया कि फिर धीरे धीरे इन्होंने रेस्टोरेंट जो नियर बाई रेस्टोरेंट्स थे, यानी कि जब ऑफिस टाइम से आ रहे या वीकेंड पे कहीं घूमने जा रहे, जो भी रेस्टोरेंट देखा उसका मेनू कार्ड लिया और अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट में। इसी तरीके से इन दोनों ही दोस्तों ने वो पूरे एनसीआर या गुड़गांव, नोएडा, ये सारे एनसीआर के जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उनको धीरे धीरे वो अपलोड करते गए। तो धीरे धीरे उस जो वेबसाइट का foodie.com था उसका जो रीचेबिलिटी है वो काफ़ी लोगों तक जाने लगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट भी करने लगे। तो धीरे धीरे इन्होंने लगभग 8,000 रेस्टोरेंट को विद इन 2 ईयर में उस पर अपलोड कर दिया, यानी 8,000 लोगों को उसमें इन्होंने एनरोल कर लिया, रेस्टोरेंट को उसमें लिस्टेड कर लिया। तो ये सारी चीज़ इन्होंने एक अपना जॉब करते हुए की, कोई ऐसा नहीं है फुल टाइम काम किया हो, बट ये धीरे धीरे उसको कर रहे थे। लेकिन अब उसके बाद में इन्होंने देखा कि इस पे तो लोगों का विजिट भी काफ़ी हो रहा है। देखा कि इसका लास्ट ईयर का जो विजिट था वो लगभग करोड़ों में हो गया। तो इतना जब विजिट हो रहा है तो क्यों ना इसको प्लेटफॉर्म को और बढ़ाया जाए। अब बात क्या थी कि इसको बढ़ाने के लिए अब इनको चाहिए था कुछ पैसा, इसका अर्निंग कैसा किया जाए। तो 2009-10 के बीच में उन्होंने किया गया कि उसमें कुछ एडवर्टाइजिंग लेना स्टार्ट कर दिया और अपनी वेबसाइट पे जब रीचेबिलिटी किसी वेबसाइट पे ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग बड़ी आसानी से मिल जाती है।
एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की, एडवर्टाइजिंग से कुछ अर्निंग होने लगी। तो उससे क्या था कि जब अर्निंग होने लगी तो उसको बढ़िया से फाइनलाइज करने लगे उसको। धीरे धीरे उसका जो पॉपुलेशन जो पब्लिसिटी है वो भी होने लगी। लोगों को लगने लगा कि हाँ, यहाँ से हम देख सकते हैं कोई भी रेस्टोरेंट, कोई जिसमें भी हमें खाना बुक करना है या कोई डिश के बारे में जानना, तो हम इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग से इनका पहला जो है रेवेन्यू स्टार्ट होगा उस टाइम पर। अब बात क्या थी कि 2008 के और 10 के बीच में इन्होंने ये सारी चीज़ें अपनाई कि उसमें सेल्फ ही फंडिंग थी, खुद से ही डोमेन खरीदा, खुद से ही उसको जो बनाया दोनों दोस्तों ने, और खुद से ही जितने नियर बाई जो रेस्टोरेंट थे आते जाते उसमें अपलोड करते गए वो डाटा सारा। और वो डाटा धीरे 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 बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर गया। और लोगों को ये भी लगा कि हाँ, यहाँ पर हमें एक जगह पे वो सारी चीज़ें, वो सारे रेस्टोरेंट जो अच्छा जो फूड डिलीवर करते हैं, क्वालिटी जिसकी अच्छी, वो सारा मिल सकता है। यहाँ पे ओनली इन्फॉर्मेशन थी। अब तक कोई ऑर्डर के लिए कोई भी ऐसा बटन नहीं था जिससे वो ऑर्डर कर सके, बस ओनली ऑन वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते थे। तो एक एज अ लिस्टेड वेबसाइट मिल गई थी कि जिस तरीके वहाँ पे आपको जाके अपना किसी रेस्टोरेंट के बारे में जान सकते हो। एक सिंपल सा जो है उन्होंने गैलरी टाइप का वेबसाइट वो बनाया था। अब इसके जब 8,000 रेस्टोरेंट जिस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, कंपनियां भी इंटरेस्टेड होती हैं कि इस पे अच्छा विजिट भी हो रहा है, लोगों का विजिट हो रहा है, तो कहीं से भी कोई भी एडवर्टाइजिंग मिल जाती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो रेस्टोरेंट थे उनमें से ही कुछ लोगों ने अपने ही ऐड लगाना स्टार्ट कर दिए, जिससे वो उनके ही ऐडों से इनका रेवेन्यू भी स्टार्ट हो गया। अब क्या था कि जब रेवेन्यू भी आ रहा है, एक अच्छा ग्रोथ भी मिल रहा है, तो इनको लगा कि क्यों ना हम अपना ये जो एग्जिस्टिंग जॉब है इसको छोड़ दें और हम फुल टाइम इसमें कर दें। तो 2010 में इन्होंने अपने ब्रेंड कंपनी से रेजिग्नेशन दिया और फुल टाइम अपना जो है कैरियर बनाने के लिए इसी वेबसाइट में लग गए। अब जब सर्वाइवल की बात आती है तो चाहिए थोड़ा सा मनी, तो वो एडवर्टाइजिंग से आ रहा था। बाकी का जो ग्रोथ का एक पाथ है वो भी मिल गया था। धीरे धीरे इसको ग्रोथ भी कर रहे थे ये लोग। अब इन्होंने जब ये जर्नी इनकी चल रही थी उस समय, आपको पता है कि जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ चीज़ों को सर्च करते रहते हैं। तो इसी तरीके से इनके जो क्या नाम है, एक इन्वेस्टर ने इनको मेल किया कि वुड यू लाइक टू मीट मी फॉर इन्वेस्टिंग डिस्कसिंग अबाउट योर वेबसाइट। तो इस तरीके का कोई मेल आया था इनके पास में। तो फिर विद इन 3 आवर्स में ये उस व्यक्ति से मिलने चले गए। मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो जो व्यक्ति थे वो कौन थे। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि इसमें जो इन्होंने जो प्रॉब्लम एनालिसिस की थी, ये वास्तव में ही उस समय तो प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, लेकिन आज के समय में इस चीज़ को ना आप समझ सकते हैं कि फूड डिलीवरी एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन चुका है। इसमें आप कितनी बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, आपको पता है। पहले फूड पांडा हुआ करती थी जो अमेरिकन कंपनी है, उसके बाद में स्विगी है, आपका जोमेटो है, और इस तरीके से न जाने कितनी और भी कंपनियां लोकल में भी काफ़ी लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया कि डिलीवरी नियर बाई करा सकते हैं। और इस कंपनी ने तो आपको पता है कि आज इसका ग्रोथ है वो 24 कंट्रीज में ऑलरेडी हो चुका है। तो मार्केट का जो इनकन्वीनियंस है वो उसको कस्टमर का इनकन्वीनियंस इन्होंने कैप्चर किया और उसको जो है फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके और सामने लोगों के लेके आए। जो अनऑर्गेनाइज फूड मार्केट था उसको एक ऑर्गेनाइज किया है, जिससे लोग आप चुटकियों में अपने मन पसंदीदा होटल से मन पसंदीदा जो फूड है डिलीवर अपने घर पे करा सकते हैं। तो ये इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम जब व्यक्ति को लगता है कि प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करना है, तो आपका बिजनेस तो बड़ा बनता ही है, साथ में बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है। बट होना चाहिए कि आप कोई एक ऐसी
जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आप यही सोचेंगे ओनली हमें प्रॉफिट ही देखना है, तो प्रॉफिट सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक्चुअली आपको पता है जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते हैं, वो ओनली और काम करते हैं एक प्रॉब्लम रिजॉल्व के लिए। और जितना भी पैसा लगता है उसका कई गुना उनका पैसा उससे बाहर आता है जब आईपीओ ओपन होता है उसका। तो एक ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बट ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे इनिशियल फंडिंग कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो उन्होंने जो अपनी वेबसाइट बनाई थी वो सेल्फ फंडिंग से बनाई, फिर उसको धीरे धीरे ग्रोथ किया। बाद में जब इनकी एक इनिशियल फंडिंग राउंड स्टार्ट हुआ वो किस तरीके से हुआ, तो मैंने बताया आपको कि एक इन्वेस्टर ने ही इनको मेल किया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं क्या, इस आप अपने बिजनेस, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये वेबसाइट है, इस पे लोग विजिट कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलरिटी हो रही है उसके बारे में। तो जब कोई इन्वेस्टर को लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या है ना, फ्यूचर देखता है कि कोई भी बिजनेस है तो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो मिस्टर संजीव विचंदानी, ये इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो नहीं सुना हो। जो मिस्टर संजीव विचंदानी है वो है इन्फो एज के फाउंडर। इन्फो एज बहुत बड़ी कंपनी है जिसने काफ़ी कंपनियों में अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया है, और एक आईटी और बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने मिस्टर क्या नाम है गोयल जी को जो है अपना एक मेल किया और वो उनको इनवाइट किया मिलने के लिए। तो विद इन 3 आवर्स में बंदा पहुंच गया, क्योंकि उस टाइम पे फंडिंग मिलना और इतनी आसान तरीके से फंडिंग मिलना बहुत ही इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो ये तुरंत पहुंच गए वहाँ पे मिलने के लिए। अब एक्चुअली क्या है ना कि मिस्टर बिचंदानी है वो इस तरीके के बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, क्योंकि इनकी बहुत सारी कंपनी हैं जिसमें से कुछ कंपनियों का मैं नाम बताऊंगा, जैसे Naukri.com। आप मैंने ये लोग जो है शादी सगाई कर सकते हैं, और Naukri.com से आपको पता ही है नौकरी मिलती है। 99acre.com, इससे आप जो है प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। और इसके अलावा इनकी जो इन्फो एज है वो एक है ही पेरेंट्स कंपनी है। इसके साथ ही एक शिक्षा.com। तो इस तरीके की इन्होंने बहुत सारी जो है कंपनियां बनाई हुई हैं, और आज इनकी जो नेटवर्थ है वो भी $1 बिलियन है, $2 बिलियन के अप्रॉक्स इसकी नेटवर्थ है। तो ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है जिन्होंने इनको जो है इनवाइट किया। तो संजीव विचंदानी का मेल देखते ही बंदा तुरंत पहुंच गया वहाँ पे, और उसने देखा जो बिचंदानी जी है उन्होंने देखा कि जो हमारी जो भी कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए 99acre.com है, वो भी क्या करती है, लिस्टिंग का ही काम करती है। सभी प्रॉपर्टी इनके पास में अवेलेबल रहती है। बेसिकली जैसी भी प्रॉपर्टी आप चाहेंगे वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनका भी जो काम था ये भी लिस्टेड ही था, इस पे सारे रेस्टोरेंट अवेलेबल थे। और जैसे आप शादी.com या जीवनसाथी.com है, इन पे भी लिस्टिंग ही काम है कि आप शादी करने वाले हैं, कराने वाले हैं, वो सारे लोग उस पे प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। वो एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। वो इकोसिस्टम ही इनको इस बिजनेस में देखा कि यहाँ पर इतने सारे रेस्टोरेंट है। बंदे ने मतलब काफ़ी लगन के साथ में विद इन वर्किंग पीरियड में इतना 8,000 जो है रेस्टोरेंट को लिस्टेड किया हुआ है, और उस पर 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों का जो है विजिट हो रहा है। तो डेफिनेटली बिजनेस तो बनने वाला है। तो जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो उस टाइम पे इन्होंने सबसे पहले जो है मिस्टर संजीव जी ने उनको मेल पर जो इनवाइट करके और बुलाया, और 2-3 घंटे की जब मीटिंग हुई उसके बाद में संजीव जी ने इनको जो फर्स्ट चेक दिया जो था $1 मिलियन, लगभग 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने फर्स्ट फेज में रेज किया, और उसके बदले में कुछ इक्विटी भी दी। तो जब आपके पास में पैसा आ जाता है और एक सही रास्ता होता है, आपको उसमें फ्यूचर दिखता है, तो
आप आगे डेफिनेटली बढ़ते ही हैं। तो जर्नी जो है फूडी वे की वहाँ से स्टार्ट हुई, और फूडी वे को फिर देखा गया कि फूडी वे एक नाम है, वो एक पर्टिकुलर डोमेन को ही जो है वो करता है कि एक ही मतलब आप फूड से रिलेटेड ही आइटम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना थोड़ा सा नेम को चेंज किया जाए, और जो है जैसे मान लीजिए वे.com या car.com है, ये थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि ये जो है ई कॉमर्स टाइप का बिजनेस है। तो इन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए एक नया डोमेन परचेज किया। इस डोमेन को भी बताया जा रहा है कि ये काफ़ी महंगा डोमेन मिला था जोमेटो, बिकॉज इसमें जिंग प्लस आपका जो है टोमेटो दोनों मिला के इसका जो है नाम रखा गया था। तो इन्होंने जो फंडिंग पहले दी 7.5 करोड़, उसके बाद में बहुत सारी फंडिंग संजीव सुंदरी ने टोमेटो के लिए देते हुए, और लास्ट में जाके अभी आप देखेंगे तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,700 करोड़ का एक ही कंपनी में डाला हुआ है। बट वो 4,700 करोड़ आईपीओ जब लॉन्च हुआ था 2021 में, वो हो गया था 15,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं लगभग 320% की जो है इनकी ग्रोथ हुई थी उसमें। तो पैसा कहाँ लगा रहे हो, जबकि आपको पता है कि कंपनी का अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं है, नहीं कंपनी लॉस में है। बट इसकी जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो पैसे की मल्टीप्लिकेशन है वो हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि जो नामकरण की बात कर रहे थे कि EV.com, वो फूडवे जो .com था वो जोमेटो में कन्वर्ट किया गया है। और उस समय इसकी जो है जोमेटो की जो है परचेज किया था डोमेन को, तो ये भी काफ़ी कॉस्टली था, बिकॉज ये एक प्रीमियम डोमेन था। उस समय ये कुछ $10,000 में परचेज किया गया। तो वो जब इनिशियली कोई स्टार्ट करता कि क्यों यार इसमें इतना पैसा डाले, तो चंदानी जी ने बोला कि इसका जो अमाउंट है वो मेरे से आप ले लीजिए, बट इसको एक डोमेन को एक अच्छा डोमेन लेके आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो भी नेम होता है वो बार बार चेंज नहीं कर सकते, ये लॉन्ग लाइफ तक ही चलने वाला है। तो उसका भी एक अपनी कहानी होगी। लगभग $10,000 में एक डोमेन को परचेज करना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। साधारण से जो भी बिजनेस होते हैं वो तो आपको पता है कि सबसे जो छोटा डोमेन होता है वही परचेज कर लेते हैं और उसी में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जो भी होता है, खैर वो एक अलग चीज़ है कि कौन किस नाम को प्रीफर कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, किस तरीके से इसने अपने आप को आगे बढ़ाया। तो 2012 में जब ये 40,000 रेस्टोरेंट ऑल ओवर इंडिया में लगभग 12 सिटियों में लिस्टेड कर चुके थे, तो 2012 तक यानी 2008 से 10 तक इन्होंने अपने से काम किया। फिर उनको बाद में 7.5 करोड़ की फंडिंग आ गई, फिर उन्होंने और होटल को लिस्टेड किया और 12 सिटीज़ में पहुंच गए। पहले एनसीआर में काम कर रहे थे, उसके बाद में धीरे 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 इंडिया की जो टॉप टियर 1 कंपनी और सिटीज़ हैं उसमें ये रीचेबिलिटी अपनी दाखिल कर चुके थे। उसके साथ ही इनके पास में जो एडवर्टाइजिंग थी वो भी बढ़ने लगी। लगभग 1,000 से ज़्यादा एडवर्टाइज कंपनीज आ गई थी, रेस्टोरेंट्स आ गए थे, वो भी अपने एडवर्टाइज कर रहे थे। तो थोड़ा सा ग्रोथ भी होने लगा, क्योंकि ग्रोथ कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है तब तक उसका जो ग्रोथ में भी मज़ा नहीं। बट जो इन्वेस्टर थे उनको साफ दिख रहा था कि कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, बिकॉज इसमें फाउंडर में तो है ही है एनर्जी, साथ ही साथ में ये जो बिजनेस है वो अभी इंडिया में है नहीं है। और मिस्टर चंदानी थे वो ऑलरेडी ही इतने जो विजनरी पर्सन है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की बहुत सारी कंपनी अपनी बनाई हुई हैं, जो है फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी विजिट करते रहते हैं। तो उनको पता है कि बाहर कंट्रियों में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, वो इंडिया में भी आने वाले समय में चलेंगी। डेफिनेटली उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं था, बट अब इंटरनेट आने के बाद में इस चीज़ को हर व्यक्ति ही प्रीफर करेगा, हर व्यक्ति इसको वो यूज करेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की और अपना जो है बिजनेस को धीरे धीरे
इसको रीच आउट करते हुए दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में अपना जो है बिजनेस पहुंचा चुके थे। फिर इनके एक्विजिशन की बात आती है कि इन्होंने क्या क्या मर्जर्स किए। सारी जो मर्जर है इन्होंने जो है अपना एक्सपेंशन जो किया और आज इतनी वैल्यूएशन है, वो क्या है कि ये किसी भी नई कंट्री में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो भी कंपनी होती है उनको क्या है ये परचेज कर लेते थे, क्योंकि पीछे जो इनका सपोर्ट था, इन्वेस्टर का सपोर्ट था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब भी किसी कंट्री में यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे सारी स्ट्रेटजी कोई कंपटीशन के लिए वहाँ बहुत बड़ी स्ट्रेटजी अपनाने। इनका एक सिंपल सा फंडा रहा कि जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की जो भी एक टॉप मोस्ट कंपनी है उन कंपनियों को एक्वायर कर लो, उनको खरीद लो, तो उसका पूरा सिस्टम आपका हो जाता है। फिर ना तो आपको कंपटीशन का डर है और ना ही किसी अदर स्ट्रेटजी लगाने का डर है, क्योंकि आपको सारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको वो ऑफिसेज मिल जाएंगे, वो लोग मिल जाएंगे जो उस कंपनी को उस लेवल पर पहुंचा चुके हैं। तो जो इन्वेस्टर थे वो पैसा इसीलिए डाल रहे थे कि कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए इतना 4,700 करोड़ जो रुपए डाला, वो केवल इंडिया के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि आज जो जिस भी कंट्री में जोमेटो अवेलेबल है उसके लिए डाला। यानी जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो तो आप लीजिए 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, जितने भी चाहिए आप लीजिए और इसको एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करने का जो है मेन कारण था कि फाउंडर का जो आपके इन्वेस्टर है उनका सपोर्ट। अब आगे बढ़े तो कुछ कंपनी थी जैसे थिन मैन थी, चैप एग्रीगेटर, तो इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि एक कंपनी आप दूसरी कंपनी को जब एक्वायर करते हैं तो वो उसका जो सारी एसेट्स होते हैं, मैन पावर होती है, उसकी जो भी बिजनेस मॉडल स्ट्रेटजी होती है वो सारा उसका ही हो जाता है जो कंपनी उसको बाय करती है। इसी तरीके से फूड डिलीवरी कंपनी एक और थी रनर, उसको इन्होंने एक्वायर किया। फिर इन्होंने टैक्स टेबल को जो है एक्वायर किया। टेबल बुकिंग जो किया करती थी कंपनी, उसको भी जो है 2013 में इन्होंने न्यूजीलैंड की एक मैनो मनिया कंपनी उसको एक्वायर किया। इटली में सिवांडो को एक्वायर किया एंड चेंज रिपब्लिक इसमें लंच टाइम नाम की कंपनी को भी एक्वायर किया। इस तरीके से जहाँ पे भी जा रहे थे बस कंपनियों को खरीदते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई और नई स्ट्रेटजी लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इस तरीके से हमारे मिस्टर अडवाणी करते हैं कि कोई भी बिजनेस नीचे डूब रहा है उसको खरीद लो, ऊपर बढ़ा दो। तो इस तरीके से इन्होंने जिस भी कंट्री में एंट्री कर रहा है जो भी कॉम्पिटिटर है उसको लेके अपने में मिलाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ये स्ट्रेटजी थी जो बहुत ही इनकी जो है वरदान साबित हो इस टाइम में, क्योंकि जब कंपनी को आप एक्वायर करते हैं तो उसका बहुत बड़ा नेटवर्क आपके साथ में आ जाता है। वहाँ आपको कोई ऐसा नहीं है कि फेज 1 से जो है वो स्ट्रेटजी नहीं लगानी पड़ती, उसी स्टेज से आप आगे बढ़ सकते हो जैसे जिस आप रेस से आगे बढ़ रहे हो। एक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में भी ये नंबर 1 हो गए बिकॉज यहाँ की एक अर्बन स्पून कंपनी उसको इन्होंने एक्वायर किया, जिसकी जो है रीचेबिलिटी इसकी जोमेटो है उसकी वेबसाइट की रीचेबिलिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा थी। तो आप समझ सकते हो कि जिसका इतना बड़ा कस्टमर ग्रोथ होगा तो ये ऑटोमेटिकली ही आगे बढ़ जाएगी कंपनी। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी 24 कंट्रीज में अपना वर्चस्व स्थापित किया। अब हम बात करते हैं इसकी जो है R&D फूड के जो प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं एक्चुअली इनकी जो सर्विस है उस सर्विस का क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी करते हैं कि किस तरीके से हमें कस्टमर का जो है इनकन्वीनियंस को कन्वीनियंस में कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपका कोई भी आइडिया काम का नहीं है। कस्टमर अगर सेटिस्फाई है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आपका कितना भी खराब आइडिया क्यों ना हो वो भी आगे ही बढ़ेगा। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जब वो
कोई भी रेस्टोरेंट ओनर है, उनसे जाके मिल रहे हैं, उनसे उनसे उन डिशों के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या-क्या डिशेज़ है, कस्टमर को ज़्यादा अच्छी लगती है। वो सारी चीज़ें कोई भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे आपका जो है टच पॉइंट होना चाहिए। चाहे टच पॉइंट क्या होते हैं कि आपकी कोई बिज़नेस, जो भी बिज़नेस है उसमें कौन-कौन इन्वॉल्व हो सकता है या कौन-कौन इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे इनके केस में कस्टमर हो गया, सबसे पहले खाना खाने वाला हो गया, उसके बाद में आपका जो है डिलीवरी बॉय हो गया, डिलीवर कर रहा है, एक वहाँ पे हो गया। दूसरा आपका रेस्टोरेंट ओनर हो गया, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका भी ओनर हो सकता है, लेकिन वो स्टेक होल्डर रेस्टोरेंट ओनर के लिए, लेकिन इनके लिए मेन जो थे ना ये 3 थे। फिर इन्होंने जो है फूड ब्लॉगर से अपना जो है ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया कि फूड से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इनकी ब्लॉग्स पे मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं कि क्या जो है आपकी हेल्थ के लिए है, अच्छी है क्या नहीं है, वो सारे कंटेंट से इनके वेबसाइट पे फूड ब्लॉगर में डालते रहते हैं। रेस्टोरेंट से उन्होंने फीडबैक लेने स्टार्ट कर दिए और बहुत सारे टच पॉइंट्स को एनालिसिस किया और धीरे धीरे जो भी कमियां थी उनको इंक्रीज करते, उनको रिजॉल्व करते हुए जो भी फीडबैक आया उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते हुए कंपनी आगे बढ़ती गई। तो वो सारी रिसर्च और एक डेवलपमेंट की टीम बनाती है कंपनी, कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है तो, क्योंकि फंडिंग की उतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। इनिशियल स्टेज में हो सकता है ये सारी चीज़ें फाउंडर को ही करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी बड़ी होती है, फंडिंग होती है, पैसा होता है, तो इनके पास में सारी चीज़ें, सारे डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिक बनते जाते हैं या बनाते जाते हैं। फाउंडर को केवल अपनी जो है स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो सारी चीज़ें वो संभालना होता है। फिर देखा जाए तो एक मेन चीज़ है कि आप क्या फीडबैक ले रहे हैं, क्या रिव्यूज़ ले रहे हैं, उन रिव्यूओं को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने वो भी किया, रेगुलरली रिव्यूज़ किए और उन रिव्यूज़ को जो भी फीडबैक आते थे उनको कन्वर्ट किया फीड फॉरवर्ड में, और धीरे धीरे जो भी कमियां थी वो सुधरती गई और वो धीरे वेबसाइट को मॉडिफाई करके, तो आपको पता ही है कि आज जो जोमेटो का एप्लीकेशन वेबसाइट है वो कितना बेहतरीन है। अ, उसके भी बाद में इन्होंने जो है कुछ रीचेक डिशेज ऑफ रेस्टोरेंट को रीचेक किया कि क्या इस तरीके से जो है उसमें क्या बदलाव हो रहा है, क्या आप कुछ मेनू को चेंज करना चाहते हैं। तो इनके ये रिव्यू रेगुलरली चलते रहते हैं। इतना बड़ा जो है कस्टमर बेस होते हुए भी ये अपने रिव्यूज़ जो जो भी रेस्टोरेंट है उनके रिव्यूज़ कर पाते हैं। साल में 4 बार रिव्यू करते हैं एवरी रेस्टोरेंट का। तो आप समझ सकते हैं कि जो जो पैसा जाता है वो कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, चलाने के लिए, या इनका कोई ऐसा तो नहीं है कि रेस्टोरेंट हैं बनाए हुए, फूड भी ये बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। केवल और केवल ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी में ही जो भी जाता है वो सारे एक्सपेंसेस उसी में होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में मैन पावर भी लगती है, जो रिव्यू लेती है कि किसी भी रेस्टोरेंट पे अगर जा रही है वो रेस्टोरेंट पे टीम जाती है तो उनका प्रॉपर वो देखा जाता है कि लोकेशन सेम है या फिर उसमें कुछ फूड आइटम्स उन्होंने बढ़ाए हुए हैं, तो वो सारे रिव्यूज लेते हैं और उसको अपडेट करते हैं रेगुलरली अपनी वेबसाइट में। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो 14 लाख इनके जो रेस्टोरेंट लिस्टेड है, उन 14 लाख को साल में 4 बार रिव्यूज़ करना कोई छोटी बात नहीं है। ये काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है और टिपिकल एक टास्क है जिसको कंप्लीट कर पाते हैं विद टेक्नोलॉजी और एक अच्छी मैन पावर के साथ में। इसलिए आज ये कंपनी इतनी आगे बढ़ रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेटिंग और इनोवेशन। इनोवेशंस लेके आए या अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी टीम के साथ में इनोवेशन किए। अब तो सत्य क्या है ना कि जब तक आप किसी भी अपने स्टेक होल्डर, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक उसको रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इन्होंने प्रॉब्लम समझी,
जो रेस्टोरेंट ओनर हैं उनकी प्रॉब्लम समझिए कि सर कि अगर कोई इनिशियली कोई भी पार्टनर बनता है जब भी मतलब जोमेटो में, तो वो क्या होता है कि वो इनिशियली में उसको मालूम नहीं होता है कि कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है और किस तरीके से वो रेटिंग दे रहा है। तो अगर कोई भी रेस्टोरेंट जो नया उसमें जो है एनरोल हुआ है, उसके बाद में 60 डेज तक ये फैसिलिटी देते हैं कि आपका जो रेटिंग है वो मेन रेटिंग में काउंट नहीं किया जाए। बिकॉज अगर वो मेन रेटिंग में काउंट हो जाएगा तो इनका हो सकता है रेटिंग डाउन हो जाए और नेगेटिव चला जाए, तो वो रेस्टोरेंट को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि पॉलिसी के अंडर में ये चीज़ आती है कि कोई भी रेस्टोरेंट की रेटिंग अगर डाउन होती है तो वो उसमें आते ही नीचे चला जाएगा या फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। वहाँ पे कोई नया कस्टमर आ रहा है तो हो सकता है उसने फीडबैक या रेटिंग है वो अच्छी नहीं दी या कुछ भी दे के चला गया, तो ये 60 डेज तक उसको रिकंसिडर करते हैं उसमें। उसके बाद में 2 महीने के बाद में ही कंसिडर किया जाता है कि, तो ये एक जो प्रॉब्लम थी रेस्टोरेंट्स के लिए, इन्होंने इस पर काम किया और उसको अपनी टेक्नोलॉजी में जो है इन्वॉल्व करके उसको उनके सामने लेके आए, जिससे रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई। उसके उसके बाद में क्या है, अगर 2 महीने के बाद में भी कोई गलती करता है तो उसको वो माफ़ नहीं किया जाएगा, वो एक्चुअली वहाँ पे उसका जेन्युइन इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो जैसे हाइजीनिक है, आपकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं, वो सारी चीज़ें, फूड की क्वालिटी क्या है, ठीक है, आपका जो जो ये, जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ में अगर कोई जाता है तो वो मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका स्टाफ एम्बियंस, इस चीज़ से रिलेटेड भी ये जो है रेटिंग देते हैं कि क्लाइंट का जो फीडबैक है वो अलग अलग कैटेगरी में आए। क्योंकि हो सकता है कि आपका एक सिंगल रेटिंग होता है तो वहाँ पे ये नहीं समझ सकते कि आप वो किस तरीके की कैटेगरी का आइटम चाह रहे हैं। मान लीजिए किसी को एक बजट में अपना रेस्टोरेंट सर्च करना है तो वहाँ पे वो उस बजट वाले फ़िल्टर को मार के और देख सकते हैं कि किस बजट वाले रेस्टोरेंट से आप फूड डिलीवर कर सकते हैं, या कोई अच्छा टेस्टी खाना या फिर हाइजीनिक रेस्टोरेंट के लिए अप्रोच करता है तो वो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ही उसको फ़िल्टर कर देते हैं। तो फीडबैक कैटेगराइज है इनका, इस पे इन्होंने लगातार काम किया जो स्टार्टिंग से इन्वॉल्व होते हुए। तो क्या है, कोई भी टेक्नोलॉजी को एवॉल्व करता है तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं जो आगे चल के काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। हम अब थोड़ी सी इनकी जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है कि जिसको जो है अडॉप्ट करने के बाद में वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। तो इनकी एक जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो क्या करते हैं कि ये जो है कस्टमर से ही अपनी मार्केटिंग करवाते हैं। बिकॉज इन्होंने एक फंडा अपनाया अपनी वेबसाइट पे कि कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा ऑर्डर करता है तो उसको प्रमोट करते हैं ये अपने वेबसाइट पे कि ये व्यक्ति जो है फूडी है, बिग फूडी या सुपर फूडी। इस तरीके से लोगों को क्या है ना, क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, 2 ऑर्डर करूँ 1 महीने में, जिससे ना मेरा भी नाम वेबसाइट पे जाए। और फिर क्या है ना, स्टार्टिंग में आपको पता है कि सभी को जब भी फर्स्ट टाइम कोई ऑर्डर करता है तो वो सारी चीज़ें जैसे कैशबैक देना या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स देना, ये सारी जो भी ऑनलाइन कंपनी है वो करती हैं। तो इन्होंने भी किया है डेफिनेटली। आज भी ये चीज़ चल रही है कि आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं तो आपको काफ़ी सारे कूपन्स या कैशबैक या फिर उसका जो है कूपन लगा के आपका अपना जो रेट है वो फूड का वो कम हो जाता है, डिलीवरी का कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो है। ये साथ ही इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। हर जगह देखोगे तो आपको जो है इससे फूड से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा। फूड से रिलेटेड आपको वेबसाइट पे एप्लीकेशन के अलावा फेसबुक, इंस्टा और सर जितने भी ऑमनी चैनल्स हैं उन पे सब पे वो सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो कंटिन्यू
कंपनी अप्लाई करती रहती है। साथ ही साथ ये एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसको ट्रेंड स्ट्रेटजी या मूल वाले जो करते हैं कि कोई भी जो एक कंट्री में ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड उसको अपने कैंपेन को लॉन्च कर देते हैं। मान लीजिए कि जैसे अमूल वाले करते हैं कि सुंदर पियो चाय, जो सुंदर पिचाई जी उसका गूगल का वो बने थे सीईओ। तो उस टाइम तो कोई भी नया चीज़ लॉन्च हो रही है कंट्री में या कोई भी बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो उससे रिलेटेड ये कैंपेन बना के डालते हैं जो बहुत जल्दी ट्रेंड करता है वो। इसी तरीके से जोमेटो भी स्ट्रेटजी अपनाई कि कोई ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को पकड़ो और अपना मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। इसके साथ ही ये ट्रेंड कैंपेन करते हैं और रैनिंग बर्थडे सेलिब्रेट जो इनके मैंने जैसे बताया कि जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा फूड को ऑर्डर करते हैं उनको प्रमोट करने के साथ में उनका जो सेलिब्रेशन भी करते हैं। इनका जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू एक दूसरे को चैट कर सकते हैं। उनका वो सारी गपशप भी कर सकते हैं। वो एक जैसे फेसबुक का होता है उसकी मैसेजिंग होती है, इस तरीके से इनका भी प्लेटफॉर्म से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंटिन्यू अपना जो है ब्लॉगिंग करते रहते हैं कि फूड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या मार्केट में आ रही हैं, वो सारी चीज़ें जो है करते रहते हैं। उसके बाद में इनके कुछ टॉप रेटेड जो रहते हैं रेस्टोरेंट्स रहते हैं, टॉप रेटेड फूड्स रहते हैं, उनको भी प्रमोट करते हैं। तो इससे भी क्यूरियोसिटी पैदा होती है, लोगों में भी होती है, रेस्टोरेंट्स ओनर में भी होती है कि मेरा जो रेस्टोरेंट है टॉप 20 में कैसे जाए, टॉप 10 में कैसे जाए, फर्स्ट में कैसे जाए। तो ये चीज़ क्या है ना, कंटिन्यू उनको ग्रोथ कराने के लिए हेल्प करती है। तो ये थी इनकी थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो इसको ये अपनाते हैं और उसके जो बलबूते ये कंपनी आज इस मुकाम तक पहुंची है। इसके साथ में ही और बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें वीडियो में बाकी हैं, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा टाइम अपना और दे सकते हैं। बाकी की जो बातें हैं कि कंपनी की अभी बहुत सारी चीज़ें अभी अभी बाकी हैं। जैसे आज कंपनी का जो है रेवेन्यू कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या इसने क्या क्या फेसेस में डाउनफॉल भी देखा और किस तरीके से आगे बढ़ा। कब इन्होंने जो अपना आईपीओ लॉन्च किया था वो उसमें क्या ग्रोथ हासिल की। तो ये सारी चीज़ें भी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।